सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में, कोर्ट न्यायालयों में, ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करने के लिए, स्टोरी और नावल लिखने के लिए, और पौराणिक कथाओं का वर्णन करने के लिए, कोरस्पोंडेंस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। कहने का भाव ये है कि लेखन प्रक्रिया में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अधिकतर प्रयोग किया जाता है हर स्तर पर। इसलिए ये एक यूनिक टेंस है। ये तो आई इस टेंस की पृष्ठभूमि क्या है। अब परिभाषा के बारे में उल्लेख करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया और साथ ही हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जो हिंदी वाक्य होता है इंग्लिश की ट्रांसलेट करके बनता है, जब पहले हम जिसको अपने मन में बना लेते हैं, जो वर्ब होती है हिंदी क्रिया, उसको हिंदी में के बनावट में उस क्रिया, जो क्रिया हिंदी में बनती है, कि अंत में आ, ए, ई की मात्रा या ता था, ते थे, ती थी, या, ये, यी, डा, डे, डी, ढा, ढे, ढी आदि शब्द आता हो। मतलब वो जो हिंदी वाक्य की क्रिया है उसमें ये मात्राएं आ रही हों तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बनाती हैं। एक्चुअली देखा जाए सेंस के अनुसार जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। अब जहाँ तक ये हिंदी वाक्य की क्रियाओं में मात्राओं का सवाल है, ये मात्राएं वाक्य की पहचान कराती हैं, पास्ट के टाइम को शो करती हैं कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, अगर बोलते वक्त पता लगे। सभी टेंसों में यही एक टेंस है जिसके अफर्मेटिव वाक्यों में मेन वर्ब के रूप में V2 का प्रयोग किया
जाता है। यही वजह है कि यह एक यूनिक टेंस है, क्योंकि V2 का प्रयोग और किसी भी टेंस में नहीं किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अफर्मेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता है। डिड का प्रयोग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली के वाक्यों में होता है। अब स्ट्रक्चर: नेगेटिव वाक्यों का पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर: पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब WH फैमिली: पहले WH फैमिली का वर्ड जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, ये जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं ये अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, जो डू का सेकंड रूप है। तो पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली का तीनों का स्ट्रक्चर रूप। जब वाक्य में डिड का प्रयोग किया जाता है तब मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब ये ध्यान रहे, डिड का प्रयोग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के वाक्यों में होता है। तो इसलिए इन वाक्यों में मेन वर्ब V1 मतलब वर्ब 1 का प्रयोग किया जाएगा। केवल अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रहे। ये तो था परिभाषा और स्ट्रक्चर के बारे में। अब ऊपर बताई गई परिभाषा और मात्राओं के आधार पर वाक्यों की कैसे पहचान की जाती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कुछ उदाहरण देके बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे
राहुल ने 2007 में 10वीं बोर्ड परीक्षा पास की थी। राहुल passed 10th board examination in 2007। अब 2023 चल रहा है। राहुल ने परीक्षा कब पास की? 2007। तो पास का टाइम था 2007। पास में ही उसने परीक्षा दी, वहीं काम खत्म हो गया। मैंने ये बैग पिछले रविवार को खरीदा था। आई परचेज्ड दिस बैग ऑन संडे लास्ट। अब हम आई परचेज्ड दिस बैग लास्ट संडे भी कह सकते थे, लेकिन लास्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑन संडे लास्ट लिखा जाएगा। ये ठीक माना गया है। अब ये एक अफर्मेटिव वाक्य है। परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज होती है। मैंने ये बैग पिछले रविवार को खरीदा था, मतलब पिछला रविवार बीत गया। इट मीन काम पास्ट का था, जो कि समय बीत गया है। हमने काम पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही खत्म कर दिया। इन दोनों वाक्यों से भाव यही निकलता है। राहुल आधी रात को घर पहुंचा। राहुल रीच्ड होम एट मिडनाइट। राहुल आधी रात को घर पहुंचा। राहुल के फादर दिन में पूछते हैं उसकी मम्मी से कि राहुल कब पहुंचा, क्योंकि उसकी फ़्लाइट लेट हो गई थी। वो रात को आधी रात में पहुंचा। दिन में पूछ रहे हैं, तो इट मीन वो समय तो बीत गया। पास्ट का आधी रात रात का समय है, अब तो दिन हो गया। तो यहाँ भी काम पास्ट में ही खत्म हो गया। पहुंचा, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है। राहुल रीच टू होम भी कह सकते थे, लेकिन ये गलत है। रीच के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एट मिडनाइट, अब एट का मतलब तो पर होता है। पर चाहे नाइट हो चाहे मिडनाइट हो, इससे पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान दें। राहुल रीच्ड होम एट मिडनाइट। पिछले सप्ताह राहुल ने, अब जो था राहुल आधी रात को घर पहुंचा। रीच्ड का माना होता है पहुंचना। रीच्ड पहुंचा। अब पहुंचा का लास्ट अक्षर आ की मात्रा आ रही है, तो इससे मात्रा से भी क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और समय का भी पता लग गया कि ये पास्ट का समय था जब वो घर पहुंचा। पिछले सप्ताह राहुल ने कुछ पेन खरीदे। अब
पिछले सप्ताह, जो कि सप्ताह बीत गया, कुछ पेन खरीदे। खरीदे में एक ही मात्रा आ रही है। राहुल bought a few pens last week. बाई की सेकंड फॉर्म बोट होती है, BOUGHT, बोट, क्योंकि ये अफर्मेटिव वाक्य है और अफर्मेटिव वाक्य में हम V2 का प्रयोग करते हैं। पिछले सप्ताह जो बीत गया, पास का टाइम हो गया, काम खत्म हो गया, उसने पेन खरीदे थे। अब खरीदे एक ही मात्रा आ रही है, तो मात्रा से भी क्लियर हो गया कि ये भाव उसका यही प्रकट होता है कि उसने पिछले सप्ताह पेन खरीदे। ये पास्ट समय का वाक्य है और पास्ट समय के वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं, जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए। उसने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली। अब ली, कर ली, काम खत्म हो गया। अब यहाँ ई की मात्रा आ रही है। मात्रा से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि ये काम खत्म हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे वाक्य 1 मिनट पहले खत्म हो, जस्ट नाउ, क्षण भर पहले भी खत्म हो, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। उसने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली। He accepted my opinion in this matter. In this matter mean इस विषय में। परिवार में कुछ बात चल रही होती है तो वो दूसरों को बताते हैं जब कि उन्होंने हमारी जो राय थी, जो हमने दी, स्वीकार कर ली। मतलब काम खत्म हो गया। ली का भाव ही ये प्रकट होता है कि उन्होंने स्वीकार कर ली, काम खत्म हो गया। मात्रा से भी ये भाव निकल रहा है। मैंने केक का पूरा टुकड़ा नहीं खाया। I did not eat the entire piece of cake. अब इस वाक्य में did not आ गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब did है। did जो है डू का सेकंड फॉर्म है, तो एक बार वाक्य में सेकंड फॉर्म आ गई, तो जिस वाक्य में did का प्रयोग होगा उसमें मेन वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब जो EAT, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है। मैंने केक का पूरा टुकड़ा नहीं खाया। भाई जो पूरा टुकड़ा उन्होंने पार्टिकुलर एक काटा था, मैं पूरा टुकड़ा नहीं खाया, भाई थोड़ा सा छोड़ दूं, उस पार्टिकुलर टुकड़े के बारे में बात चल रही है। तो आर्टिकल इंटायर का मतलब होता है पूरा, ENTIRE, और पीस ऑफ केक ये एक नाउन है और इंटायर उसकी विशेषता बता रहा है, पूरा। और दी जो है एक पार्टिकुलर उस टुकड़े की बात की जा रही है जो कि वो पूरा टुकड़ा नहीं खाया। तो दी जो है एक निश्चित वाचक आर्टिकल है। I did not eat the entire piece of cake. यहाँ पर नेगेटिव वाक्य का प्रयोग किया गया है। जो नेगेटिव वाक्य में हमने पहले ही बता चुके हैं कि नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग आए तो मेन वर्ब जो है V1 का प्रयोग किया जाएगा। मैंने कल राहुल को 500 रुपये उधार दिए। अब यहाँ एक ही मात्रा ये आ रहा है और ऊपर क्या था, खाया, उसमें या आ रहा है।
ये मात्राओं से भी पहचान हो रही है, जिनका भाव ये निकलता है कि ये काम हो गया है। मैंने कल राहुल को 500 रुपये दिए। आई गेव ₹500 टू राहुल यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। वो वैसे ही पास्ट की बात हो गई। और दिए, गेव जो है गिव की सेकंड फॉर्म है और एक ही मात्रा ये आ रहा है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में या, ये आए तो उसका भाव निकलता है कि ये वाक्य पास्ट का है। ये पहचान के लिए मात्राओं का भी एक हम आधार बनाते हैं, सहारा लेते हैं। आई गेव ₹500 टू राहुल यस्टरडे। वह रोजाना कई घंटे पढ़ाई करता था। अब यहाँ पर मात्रा का हिसाब देखा जाए, हमने बताया था, ते थे, ती थी, आए, तो उसका भाव ही प्रकट होता है कि वो वाक्य पास्ट का है। अब वो रोजाना कई घंटे पढ़ाई करता था। अब ये उसकी एक हैबिट बताई जा रही है, उसका एक जो रूटीन बताया जा रहा है कि वो ऐसा किया करता था। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। एवरीडे ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है कि वो प्रत्येक दिन पढ़ा करता था। अब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता कह नहीं सकते। जब वो स्कूल कॉलेज में था, भाई वो प्रतिदिन कई घंटे पढ़ा करता था। उसकी एक हैबिचुअल, उसकी हैबिट बताई जा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। He studied for many hours every day. स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म STUDY, जो स्टडी हो गया फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब जिन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा के आई लगा देते हैं, फिर ईडी लगाते हैं, तो वो रेगुलर वर्ब बन जाती है। ही स्टडीड फॉर मैनी आवर्स एवरी डे। एवरी डे जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है। वह रोजाना कई घंटे पढ़ा करता था। था आ गया। ये मात्रा से भी पहचान हो गई कि वो पढ़ा करता था। पास्ट का भाव प्रकट हो रहा है। आप अंग्रेजी बोलना जानते थे। कहीं कोई सभा में वो पास्ट में कोई भाषण दे रहा होगा, अंग्रेजी में स्पीच चल रही होगी, तो बाद में वो मिलता है अपने दोस्त को, वो कहता है कि भी आप अंग्रेजी बोलना जानते थे। अच्छी अंग्रेजी बोली होगी उसने। यू न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब जो हाउ टू स्पीक आया है, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। जब हम कोई बात सीखनी हो, उसको कैसे सीखा, जाननी हो, तो तब ये फ्रेज प्रयोग किया जाता है। और नो की सेकंड फॉर्म न्यू, KNEW, न्यू। तो यू न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब हाउ टू और उसके बाद जो वर्ब आती है वो टेंस के अनुसार V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। आप अंग्रेजी बोलना जानते थे, जानते थे। अब इससे भी भाव प्रकट हो रहा है मात्रा से कि भी आप जानते थे।
वह हमेशा क्लास में लेट आया करती थी। अब करती थी मतलब एक आया करती थी, भाव मात्रा से भी भाव प्रकट होया है कि वो पास्ट की बात हो रही है। ऑलवेज जो है एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑलवेज केम लेट इन द क्लास। उसकी एक आदत बताई जा रही है कि जब दोस्त बाद में इकट्ठे होते हैं, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आपस में मिलते हैं तो कहते हैं यार वो तो हमेशा क्लास में लेट आया करती थी। तो इसलिए हैबिचुअल जो आपकी हैबिट है उसके साथ हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शी ऑलवेज केम लेट इन द क्लास। वो हमेशा क्लास में लेट आया करती थी। मैं नहीं जानता था आपका बेटा भी यहाँ पढ़ता था। आई डिड नॉट नो। मैं नहीं जानता था। अब यहाँ पर नेगेटिव वाक्य प्रयोग किया गया है। डिड नॉट के बाद नो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि नेगेटिव वाक्यों में डिड नॉट की वजह से मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है। आपका बेटा भी यहाँ पढ़ता था। योर सन स्टडीड हेयर टू। अब हेयर जो है स्थानवाचक है, एडवर्ब है, और टू में ना भी, और ये अफर्मेटिव वाक्य है। स्टडी स्टडीड, स्टडी की सेकंड फॉर्म है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अफर्मेटिव वाक्य में V2 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस वाक्य में नेगेटिव और अफर्मेटिव वाक्य में क्या अंतर है यहाँ स्पष्ट किया गया है कि नेगेटिव वाक्य में V1 का प्रयोग किया जाता है, अफर्मेटिव वाक्य में V2 का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कल आपने क्या किया। What did you do yesterday। अब yesterday का मतलब है बीता हुआ कल, पास्ट की बात हो गई। और what जो है वो WH फैमिली का वर्ड है और ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लेता है। तो यहाँ डिड के आने की वजह से डू जो है V1 है। तो इस प्रकार हेल्प WH फैमिली में भी डिड के आने से V1 का मतलब मेन वर्ब जो है V1 का प्रयोग किया गया है। अब फोग के कारण प्लेन देर से उड़ा। अब जिन वाक्यों के अंत में डा डे डी आ जाए, उड़ा मतलब उड़ा मतलब वो बात खत्म होगी, उसका भाव भी मात्रा से यही प्रकट हो रहा है। उड़ गया भी कह सकते हैं। द प्लेन टुक ऑफ लेट ड्यू टू फॉग। फॉग के कारण प्लेन देर से उड़ा। जहाँ उड़ गया मतलब बात खत्म होगी, ये काम खत्म हो गया पास्ट में। टेक ऑफ में ना हवाई जहाज का ऊपर उड़ना। OFF का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही हो। वो अब एयरपोर्ट में वहाँ से उड़ गया, वहाँ से अलग हो गया स्पेस से, जो उसका एयरपोर्ट का जो स्पेस बना हुआ है जहाँ से वो उड़ता है उससे अलग हो गया। तो इसमें वो चला गया, बात ख़त्म हो गई। तो इसलिए उड़ा मात्रा से भी उड़ गया भाव प्रकट होता है कि ये काम पास्ट का था जो कि ख़त्म हो गया। और OFF तब लगाते हैं जब किसी चीज़ से अलहदा हो रहे होते हैं। तो टेक ऑफ में ना
उड़ना, जहाँ वहाँ से ये एयरपोर्ट में इनका प्रयोग किया जाता है, टेक ऑफ, लैंड ऑन। वे सुनते ही हंस पड़े। पहले उन्होंने सुना और फिर हंस पड़े, बात खत्म हो गई। अड़े का देखा आप भाव भी है भाई, देख मतलब वो हंस पड़े, बात खत्म हो गई। वे सुनते ही हंस पड़े। दे लाफ्ड जस्ट आफ्टर हीरिंग। जस्ट आफ्टर ये एक फ्रेजल है, जस्ट आफ्टर हीरिंग। अब जो हियर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, ये एक प्रकार से जीरंड है, क्रियावाचक संज्ञा है। ये एक फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया है कि वे सुनते ही। यहाँ पर हम वाइल का भी प्रयोग कर सकते थे, वाइल हियरिंग और जस्ट आफ्टर हियरिंग। भाई सुनते ही वो हंस पड़े, बात खत्म हो गई। अड़े की मात्रा भी भाव यहीं पर कट कर रही है। मैंने पतंग उड़ाई। अब यहाँ भी उड़ाई, डी आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, उड़ाई। भाई अपने दोस्त को बताता है नेक्स्ट डे, मैंने पतंग उड़ाई, बात खत्म हो गई, उसने उड़ाई, डा आ रहा है और इससे उड़ाई का भाव भी प्रकट हो रहा है कि उसने उड़ाई, बात खत्म हो गई। आई फ्लाइड ए काइट। फ्लाई की सेकंड फॉर्म FLI। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब भी किसी वर्ब में कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो वाई को हटा के ईडी लगा देते हैं। मैंने पतंग उड़ाई, आई फ्लाइड ए काइट। उन्होंने विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ी। अब जिन वाक्यों के अंत में ढा, ढे, ढी आ रहा हो तो उनको भी ये एक पहचान बताती है कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दे रेड वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। उन्होंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ी। दूसरे दिन सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमारे दोस्तों ने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पेपर की तैयारी करने के लिए पढ़ी। मतलब काम खत्म हो गया, उन्होंने पढ़ ली। तो पढ़ी मात्रा भी से शो हो रहा है कि पढ़ी, बात खत्म हो गई, तो पास का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, प्रेजेंट में से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये जो हिंदी क्रिया की मात्राओं में ये मात्रा आ रही हैं, उनके आधार पर पहचान के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि काम का भाव निकलता है कि ये काम पास्ट में ख़त्म हो गया। इस प्रकार वाक्यों का उदाहरण देके स्पष्ट किया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। सेंस के हिसाब से तो ये ठीक है कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदी क्रिया आ, ए, ई, ता, था, ते, थी, या, ये, यी, डे, डा, डे, डी, धै, ढा, ढे, इन मात्राओं हिंदी क्रिया में ये शब्द मात्राओं में आने पर ये सिर्फ पहचान के लिए बताती हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इनसे भाव भी प्रकट होता है कि काम पास्ट में ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ वाक्यों का उदाहरण देके स्पष्ट किया गया है कि आपको इस प्रकार के वाक्य आए तो कैसे बनाना है।
स्ट्रक्चर को भी दर्शाया गया है, परिभाषा को भी दर्शाया गया है और मात्राओं के आधार पर इनकी पहचान भी बताई गई है। अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें ताकि उसको और भी इम्प्रूव किया जाए। दूसरा आपसे नम्र निवेदन है, आप अपने जान पहचान वाले बालक बालिकाओं जो 6 क्लास से 12 तक पढ़ते हैं और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो सुविधा से वंचित होते हैं, उनके पास इस प्रकार की सुविधा नहीं पहुंच पाती। मैंने यहाँ एक छोटी सी कोशिश की है, इसको हिंदी भाषा में बताने की, ग्रामीण भाषा में बताने की, आम बोलचाल की भाषा में बताया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। तो आपसे यही निवेदन है कि आप उनसे शेयर ज़रूर करें ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें और सुंदर वाक्य बना सकें। जय हिंद। अब